साल था 1950। एक 18 साल के लड़के ने सिर्फ 3 महीनों में अरब गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। दरअसल हुआ ये था कि इस साल की शुरुआत में यमन की करेंसी येमेनी रियाल अचानक से कम होने लगी थी। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि हम इतने ज्यादा कॉइन्स बना रहे हैं, लेकिन वो मार्केट से जा कहाँ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने का प्लान किया और सभी सबूत इस लड़के तक ले गए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इस लड़के से पूछताछ की तो पता चला कि इसे अपनी जॉब से जो सैलरी नोट्स के फॉर्म में मिलती थी, उसे ये येमेनी रियाल के कॉइन्स में कन्वर्ट करवा लेता था। अब क्योंकि ये रियाल कॉइन्स असली सिल्वर के थे और उस वक्त मार्केट में सिल्वर की वैल्यू इन कॉइन्स की फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए ये लड़का इन कॉइन्स को पिघलाकर लंदन के कमोडिटी ट्रेडर्स को सिल्वर की प्राइस पर बेच देता था। और इसका सीक्रेट बिजनेस यमन की गवर्नमेंट की पकड़ में आया उससे पहले इसने लाखों रुपए का प्रॉफिट कर लिया था। दोस्तों, ये 18 साल का लड़का और कोई नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी थे, जिनकी नसों में बचपन से खून के साथ बिजनेस दौड़ता था। और आज हम देखेंगे सड़क किनारे पकौड़े बेचने से लेकर 75,000 करोड़ की कंपनी बनाने तक का धीरूभाई अंबानी का सफर। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास परिवार में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिता हीराचंद अंबानी गांव के ही स्कूल में टीचर थे और मां हाउसवाइफ। 5 साल की उम्र में धीरूभाई का एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करवा दिया गया। हालांकि बचपन से ही धीरूभाई को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। धीरूभाई अंबानी हमेशा से एम्बिशियस थे और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो ऐसे में गरीबी से तंग आकर 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ दी और कोई काम धंधा करने का फैसला किया। लेकिन धीरूभाई के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन सा काम करूं। फैक्ट्री या दुकान खोलने जितने पैसे नहीं थे, तो बस एक दिन सोचते सोचते वो अपने गांव के मंदिर में जाते हैं, जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई थी। आसपास के लोगों से पूछने पर धीरूभाई को पता चला कि हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से मंदिर में इतनी भीड़ लगती है। आसपास कोई दुकान न होने के कारण उन्होंने ये सोचा कि जो लोग दूर से आए हैं उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए होगा, जिसके चलते हुए अपने घर गए और तुरंत अपनी गुल्लक को तोड़ दिया, जिसमें वो बचपन से पैसे इकट्ठा कर रहे थे। बचाए हुए पैसों से उन्होंने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पे पकोड़े बेचने शुरू कर दिए। आसपास ज्यादा ऑप्शन न होने के कारण देखते ही देखते उनके ठेले पे भीड़ होने लगी और धीरूभाई को अच्छा मुनाफा भी होने लगा। और इस बीच उनके पिताजी के एक जानकार ने धीरूभाई को ठेले पर देख लिया और उनसे कहा कि तुम्हारे पिता टीचर हैं और तुम पकोड़े का ठेला लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो धीरूभाई ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं गुजराती हूँ और हम गुजरातियों के लिए कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब दोस्तों, इस बिजनेस से धीरूभाई को शुरुआत में काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी तो उनकी अर्निंग भी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेचकर सभी पैसों को बैंक में जमा करवा दिया और फिर से काम की तलाश में लग गए। धीरूभाई का दिमाग बहुत तेज था, वे टाइम की भी पूरी कदर करते थे, इसलिए जब वे फ्री थे तो अपने जान पहचान में काम के सिलसिले में बात करते रहते थे। तभी किसी से बात करने पर उन्हें पता चला कि यमन में इंडिया के मुकाबले ज्यादा पैसा है, इसलिए साल 1950 में 17 साल की उम्र में धीरूभाई अपने बड़े भाई रमनीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्हें ए बेसेंट कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 300 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी। धीरूभाई हमेशा से बड़े सपने देखते थे और उन्हें पता था कि 300 रुपए की सैलरी से गुजारा नहीं हो पाएगा और अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो पोजीशन बड़ी होनी चाहिए, जिसके चलते धीरूभाई से नौकरी नहीं बल्कि अपना बिजनेस समझकर कस्टमर्स को कई अलग अलग प्रमोशनल मेथड से इनकरेज करते थे कि वो ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाए, जिससे पेट्रोल पंप का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया। और धीरूभाई के काम से खुश होकर कंपनी ने उन्हें इस पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया और उनकी सैलरी और ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन धीरूभाई कहाँ रुकने वाले थे, ये अपने शाम के फ्री टाइम को भी यूटिलाइज करने के लिए इवनिंग शिफ्ट में कलर की नौकरी पर लग गए। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में धीरूभाई ने बिजनेस कैसे सीखा, तो यमन के पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हुए धीरूभाई सस्ती टपरी वाली 50 पैसे की चाय नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिया करते थे। लेकिन फिजूल के पैसे खर्चने, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं बल्कि उनके आसपास होने वाली बिजनेस मीटिंग्स की बातें सुनने के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मामूली कर्मचारी से जाकर बातें क्यों करेगा, वो अपने बिजनेस की प्रोसेस और सीक्रेट्स क्यों बताएगा। लेकिन धीरूभाई चाय पीते हुए आसपास के टेबल्स की बातें जरूर सुन सकते थे
और उनकी पर्सनैलिटी पहले से ही इतनी चार्मिंग थी कि वो खुद को बिजनेसमैन बताकर इंट्रोड्यूस कर लेते तो सामने वाले लोग उन्हें अपने साथ डिस्कशन ज्वाइन करने का इन्विटेशन दे ही देते थे। और यहीं से उन्होंने व्यापार का गणित सीखा और यहीं पर उन्हें रियल कॉइन से सिल्वर बनाने का आइडिया आया था, जिसकी बात हमने शुरुआत में की। यहाँ तक की स्टोरी से हमने ये सीखा कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है तो एक ही जगह पर अटके रहने के बजाय आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी भर उसी कुएं के मेंढक बनकर रह जाओगे। और अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है और एक गरीब कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता, ये सभी एक्सक्यूज बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, बल्कि इस वक्त जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे हम क्या डेवलप कर सकते हैं वो मायने रखता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ईयर 1958 में यमन में आजादी को लेकर आंदोलन शुरू हो गए, जिसके चलते कई सारे हिंदुस्तानियों की नौकरी चली गई, जिसमें से धीरू भाई भी एक थे और वे वापस अपने शहर गुजरात आ गए। वापस आकर इन्होंने अपने दोस्त के साथ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का बिजनेस करने का सोचा, पर दोस्त ने कहा कि धीरू भाई तुम्हारी अक्ल बहुत तेज है और ये बिजनेस में मार्जिन बहुत कम है, तुम्हें बड़े शहर में जाकर कुछ बिजनेस करना चाहिए। ये बात मानो धीरू भाई के मन में घर कर गई। तो धीरू भाई सपनों का शहर मुंबई आते हैं, जहां उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस कमर्शियल कंपनी नाम से एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले यानी स्पाइसेस की ट्रेडिंग किया करते थे। उस वक्त उनके कजिन चंपकलाल दमानी भी उनके बिजनेस पार्टनर बने, जो यमन में उनके साथ रहा करते थे। अब बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने 2 टेबल, 3 चेयर्स और एक टेलीफोन वाली 350 स्क्वायर फीट की ऑफिस से काफी बड़े थे। उन्हें पता था कि अगर जल्दी ग्रो करना है तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने मसालों के साथ फैब्रिक यानी कपड़े का व्यापार करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस में एंट्री की तो उन्हें पता चला कि होलसेलर्स जिन फैक्ट्रीज से फैब्रिक खरीद रहे थे उन्होंने एक यूनियन बना रखा है जो होलसेलर्स को महंगे में मटेरियल देते थे, जबकि कस्टमर्स का भी एक यूनियन था जो इनसे सस्ते में मटेरियल की डिमांड करता था, जिससे होलसेलर्स बिल्कुल भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तभी धीरू भाई ने अपना गुजराती दिमाग चलाया और उन्होंने होलसेलर्स की भी यूनियन बनाई और मेंबर्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे, ताकि हम भी प्रॉफिट जनरेट कर पाए। पर ये बात बड़े बिजनेसमैन को कहाँ मंजूर थी कि छोटे से शहर से आया लड़का अब हमारे लिए रूल्स बनाएगा क्या। तो अपनी इस ईगो के चलते उन्होंने एक IAS ऑफिसर को पैसे खिलाकर फैब्रिक की बोली लगाने वाली जगह पर ही ताला लगवा दिया। लेकिन धीरू भाई पीछे हटने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने सारा फैब्रिक उठाया और अपने यूनियन के साथ IAS के घर के बाहर पहुंच गए। अब कुछ ही घंटों में उस ऑफिसर के घर पर सीनियर्स आने वाले थे, जिससे उसका पर्दाफाश हो जाता, इसलिए उसने तुरंत उस मार्केट का ताला खुलवा दिया। ये बिजनेस भी काफी अच्छा चला, लेकिन धीरू भाई इसे और बड़ा बनाना चाहते थे, मगर उनके पार्टनर चंपकलाल दमानी धीरू भाई के सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिजनेस इतना अच्छा तो चल रहा है तो फिर क्यों रिस्क लेना। इसलिए 1966 में धीरू भाई चंपकलाल से अलग हो गए और फिर जीरो से नए बिजनेस की शुरुआत की। यहाँ धीरू भाई ने बिजनेस में काफी बड़ी रिस्क तो ली थी, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क थी, क्योंकि लगातार सीखते रहने और सालों के अनुभव से वो मार्केट को समझ चुके थे। और धीरू भाई ने अपनी लाइफ में ये एक रिस्क ना लेते तो आज मुकेश अंबानी भी शायद मुंबई की किसी दुकान में मसाले बेच रहे होते। यानी हमें बिजनेस में रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन सोच समझकर रिस्क लेना भी एक बिजनेस के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना एक इंसान के लिए हवा और पानी। 1966 में धीरू भाई ने जिस बिजनेस की नींव रखी वो था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जिसके तहत सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। तभी गवर्नमेंट रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस की पॉलिसी लेकर आई, जिसके तहत बिजनेसमैन बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे। उन्हें यहाँ से नायलॉन भेजना होता था और बाहर से पॉलिस्टर मंगवाना होता था। अब बहुत अच्छा फैब्रिक सस्ते दाम पर मिल रहा था। इसमें धीरू भाई को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने अपना 60% ऑफ एक्सपोर्ट इसी फैब्रिक का किया और अपने बड़े भाई रमनीक लाल के बेटे बिमल के नाम से प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दी। सभी कंपटीटर्स बोलने लगे कि ये स्कीम तो रिलायंस के लिए ही बनी है, सरकार तो रिलायंस के लिए ही काम करती है। जिसके जवाब में धीरू भाई ने कहा, स्कीम सभी के लिए ओपन थी, बट आप लोग राइट टाइम का ही इंतजार करते रहे। जब आपको पता था इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आपने क्यों नहीं किया। दरअसल धीरू भाई अंबानी शुरुआत से ही रिश्ते बनाने में बहुत तेज थे। उन्हें पता था कि पहले रिश्ते बनेंगे फिर पैसे बनेंगे, जिसका फायदा उन्होंने मौका आने पर उठाया भी। अपने हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करवाया, इजीली लाइसेंस मिल जाना, ऐसा सब धीरू भाई ने रिश्ते बना के किया। अब जब सभी कंपटीटर्स एक्टिव हो गए तो उन्होंने प्लान बनाया कि विमल ब्रांड को बिकने ही नहीं देंगे। उन्होंने सब दुकानदारों से कह दिया, अगर आप विमल का माल लोगे तो आपको कोई और माल नहीं देगा। और विमल एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा था, वेयर एज बाकी ब्रांड्स डिस्काउंटेड रेट पर सेल हो रहे थे। पर धीरू भाई कहाँ रुकने वाले थे।
उन्होंने दुकानदारों से ये कहना शुरू किया कि आप मेरा माल रखो और बिके तो पैसा देना वरना नहीं। साथ ही ओनली विमल नाम से एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसका बजट किसी और ब्रांड कैंपेन के मुकाबले 400% ज्यादा था और लोगों के इमोशंस को टारगेट करके मार्केटिंग की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक इंस्पेक्शन टीम ने धीरूभाई की मिल को इंडिया की बेस्ट टेक्सटाइल मिल के खिताब से नवाजा, जिससे उस टाइम उनकी ब्रांड प्रमोशन भी हो गई एट मास लेवल, जिससे धीरूभाई के बिजनेस ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो अपने बिजनेस को दूसरी इंडस्ट्रीज में भी फैलाना चाहते थे। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए धीरूभाई 1977 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का IPO लेकर आए और भारत की जनता को धीरूभाई पर इतना यकीन था कि उस समय जब लोगों को स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, तब भी 58,000 इन्वेस्टर्स ने रिलायंस के IPO में भरोसा दिखाया और लिस्टिंग होते ही इन्वेस्टर्स ने जमकर प्रॉफिट कमाया। कंपनी की ग्रोथ देखते हुए 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बियर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर पर हमला किया और उसे शॉर्ट सेल कराते गए ताकि आखिर में वो रीबाइंग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इस तरह उन्होंने कई कंपनीज को कंगाल कर दिया था। लेकिन धीरूभाई से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि धीरूभाई ने खुद अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और स्टॉक ब्रोकर्स को रिलायंस का शेयर हाई प्राइस में खरीदने के लिए फंडिंग दी, जिससे मार्केट में बुल्स बियर्स पर भारी पड़ गए और रिलायंस कंपनी बच गई। जिसके बाद 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पतलगंगा में पॉलिस्टर फाइबर की मिल शुरू की। फिर काफी कोशिशों के बाद पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस हासिल कर लिया। साल 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी और 1992 में रिलायंस ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड उठाना शुरू कर दिया और धीरूभाई की नजर जिस सेक्टर पर पड़ती, रिलायंस उस सेक्टर में बिजनेस शुरू कर देता। 1996 में धीरूभाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर इंडिया में रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और जुलाई 1999 में उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की शुरुआत की। मगर फिर 6 जुलाई 2002 के दिन खराब तबीयत की वजह से धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को अलविदा कहा और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। जिस वक्त उनकी मौत हुई थी, तब कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए हो गया था और दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने रिलायंस ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया था? तो धीरूभाई ने शुरुआत से ही 2 स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। पहली, भारत के बड़े शहरों से भी ज्यादा छोटे शहरों और गांव में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाना, क्योंकि धीरूभाई खुद एक गांव से थे और वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि इंडिया के विलेज में सिटीज से भी ज्यादा पोटेंशियल है और जब हम गांव के लोगों तक उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे तो न सिर्फ हमारा बिजनेस होगा बल्कि गांव भी डेवलप होंगे। दूसरी, प्रोडक्ट बेचने के लिए सिर्फ प्राइसिंग पर ही ध्यान मत दो, बल्कि ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग पर भी ध्यान दो। जैसे कि विमल को एज ए प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया गया और प्राइसिंग बहुत अच्छा था, जिसके कारण लोगों ने विमल को लेना बेहतर समझा और आज भी मुकेश अंबानी अपने पिता की राह पर ही चलते हुए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। जैसे कि रिलायंस जियो ने इंटरनेट को हर घर में पहुंचा दिया अपने ब्रांड और मार्केटिंग के कारण, वो भी एट अफोर्डेबल रेट्स। हालांकि धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे और 2005 में धीरूभाई की वाइफ कोकिला बेन ने दोनों बेटों में कंपनी को बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला किया। मगर फिर कैसे इक्वल हिस्सा मिलने के बावजूद अनिल अंबानी ने अपना पूरा एम्पायर मिट्टी में मिला दिया और सड़क पर आ गए, जबकि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पहले से भी ज्यादा बड़ा बनाकर अपने पिता का नाम रोशन किया। जानेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले आपने धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और अगर आप इस सीरीज का पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।